Okay. A very good evening to all of you. Welcome you all to the next session on the भारतीय न्याय संहिता. तो कल हम सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन की बात कर चुके हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन एंड चाइल्ड में. एंड फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज. देखो, ये मैं आपको इस तरह से चैप्टर में बांट के इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपके लिए इन सेक्शंस को याद करना आसान हो. अगर आप इस बात को समझते हैं कि हमारे जो चैप्टर कहां से शुरू हो रहे हैं और कितने सेक्शंस किस चैप्टर में आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे जहां पे सेक्शन नंबर पूछे जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कल की क्लास में अपन ने देखा कि जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे थे या क्रिमिनल असॉल्ट और फोर्स की बात कर रहे थे, तो 74 से लेकर 79 तक की ये प्रोविजंस थे. तो अगर आपको ब्रॉड ब्रैकेट याद रहेगा कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन से ऑफेंसेस हैं, तो आपके लिए सेक्शन नंबर याद करना आसान हो जाएगा. ठीक है, देखिए मेन तो याद ही रहते हैं, मेन सेक्शंस तो याद रहते हैं. रेप का सेक्शन याद रहता है, गैंग रेप का सेक्शन याद रहता है, तो मेन सेक्शंस याद रहते हैं और चैप्टर याद रहता है कि कहां पे कौन से सेक्शंस प्लेस्ड हैं, तो आपको याद करना आसान हो जाता है. और भारतीय न्याय संहिता तो एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, एक से लेकर आखिरी तक. आप सारे सेक्शंस को मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खैर, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला प्रोविजन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विद रेफरेंस टू डावरी डेथ. डावरी डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे भारतीय न्याय संहिता का. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है. आइए फटाफट से शुरू करते हैं डावरी डेथ का. यहां पे प्रिजम्पशन की बात की गई है, शैल प्रिजम्पशन की. अभी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या फर्क होता है. मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी फैक्ट को प्रिज्यूम्ड मान सकती है या नहीं. शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि अगर कहीं पे भी शैल प्रिज्यूम शब्द का प्रयोग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स और कंक्लूसिव, बट दैट कैन बी रिबटेड. और जब हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं तो वहां पे भी कोर्ट को प्रिज्यूम करना होता है और रिबटल पॉसिबल नहीं होता है. तो ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिटेल में देखेंगे. बट यहां पे शैल प्रिजम्पशन का जो यूज है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. देखो क्या कहता है, पढ़िएगा जरा ध्यान से. वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन. अब यहां के इसके जो एसेंशियल्स हैं, ये मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय, पहला चीज वुमेन का डेथ हुआ, कॉज्ड बाय कैसे हुआ, बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज. अदरवाइज मतलब किसी भी शक होने की संभावना, कोई भी ऐसा कॉज जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में किसी भी महिला की डेथ होती है, दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विद इन 7 years, कितने साल में, 7 साल के अंदर, ऑफ हर मैरिज. एंड इट इज शोन दैट, और ये प्रूफ कर दिया जाता है दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाई हर हस्बैंड और रिलेटिव फॉर और इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी. सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू बी कॉज्ड हर डेथ. इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोविजन नहीं है समझने के लिए. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बहुत सारे एसेंशियल्स हैं और ये जो एसेंशियल्स हैं डाउरी डेथ के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे बार बार लगातार सवाल पूछे जाते हैं. आप मेरी बात ध्यान से समझना. ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी महिला की बर्न, बॉडीली इंजरी या किसी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में शादी के 7 साल के अंदर डेथ कॉज होती है और यह बात प्रूव हो जाती है कि सून बिफोर हर डेथ, मतलब उसकी डेथ से जस्ट पहले, जस्ट का मतलब सून बिफोर को भी हम देखेंगे, बट सून बिफोर एक रीजनेबल टाइम होता है जिसके पहले अगर उसकी सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी, तो ऐसे में इस डेथ को डाउरी डेथ कहा जाता है. और जो हस्बैंड और रिलेटिव होते हैं उनके प्रति शैल प्रिजम्पशन होता है. शैल प्रिजम्पशन का मतलब यहां पे ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स हो जाता है. हां, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव कोई भी हो सकता है. अब इसमें हम जनरली देखते हैं जब रिलेटिव की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक हाउस होल्ड में रहने वाले रिलेटिव्स को माना जाता है जो एक ही छत के अंदर साथ में रह रहे हैं या जिनका इंटरफेरेंस या जिनका मिलना जुलना आमतौर पे लगातार होता है, उनको हम रिलेटिव मानते हैं.
मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे कंसेप्ट आता है रिवर्स ओनस क्लॉज का, जिसको हम शैल प्रिजम्पशन में लेते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप एक क्रिमिनल ऑफेंस को देखते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है किसी भी केस को प्रूव करने का, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की डेथ कॉज करी, एक मर्डर का केस है, कल्पेबल होमिसाइड का केस है, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये बात प्रूव करनी होती है कि उसी अक्यूज्ड ने इस विक्टिम की हत्या की है, ठीक। लेकिन जब शैल प्रिजम्पशन का प्रयोग होता है तो इसका यह मतलब होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट में गया डाउरी डेथ के केस में और उन्होंने यह बात प्रूव कर दी कि शादी के 7 साल के अंदर डेथ हुई है, बर्न, बॉडली इंजरी या अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस में, और शादी के सून बिफोर उसके साथ क्रूएलिटी हुई थी या हैरेसमेंट हुआ था इन कनेक्शन ऑफ डाउरी, तो जैसे ही प्रोसिक्यूशन इतना पार्ट प्रूव करता है, कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेता है दैट द अक्यूज्ड हैज एक्चुअली कॉज्ड द डाउरी डेथ, और बर्डन शिफ्ट हो जाता है अक्यूज्ड के ऊपर। इसका मतलब अब अक्यूज्ड को इसको प्रूव करना होगा कि उसने डेथ कॉज नहीं करी। इसी को हम रिवर्स ओनस क्लॉज बोलते हैं या शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं। मतलब क्रिमिनल ट्रायल में जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन यहां पे अगर आपने इन 4 फैक्ट्स को प्रूव कर दिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे होगा कि वो इस बात को डिस्प्रूव करे कि ही डिड नॉट कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम। बोले किसी को समझ में आया? अब देखो, इसमें बार बार एमसीक्यू आएगा आपके एसेंशियल्स पे, ठीक है। इन एसेंशियल्स को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या लिख के भेजेंगे आपको कि वुमेन की डेथ हुई है बर्न और बॉडीली इंजरी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विद इन द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। उसके बाद पता है क्या लिखेंगे कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट, और आपसे पूछेंगे कौन सा एसेंशियल नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्रूएलिटी और हैरेसमेंट जो है वो इन कनेक्शन विद डाउरी होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, क्रूएलिटी और हैरेसमेंट अगर इन कनेक्शन विद डाउरी नहीं है तो वो डाउरी डेथ नहीं होगी। वो मर्डर हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड हो सकती है, अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, लेकिन वो डाउरी डेथ नहीं होगा अगर सून बिफोर द डेथ जो क्रूएलिटी और हैरेसमेंट भी हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हो? अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक महिला थी जिसकी शादी हुई, 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई बॉडीली इंजरी बर्न्स की वजह से, और उसके ऊपर सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी एंड हैरेसमेंट, तो क्या ये डाउरी डेथ होगा? तो आपका फर्स्ट आंसर यस होगा। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भी चेक किया जाएगा कि क्रूएलिटी और हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी होना चाहिए। अगर इन कनेक्शन विद डाउरी नहीं है, ऑफेंस वो भी बनेगा, लेकिन डाउरी डेथ का ऑफेंस नहीं बनेगा। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लैंडमार्क जजमेंट है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा डाउरी डेथ का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इन्होंने सारे एसेंशियल्स को समझाया। इन्होंने 4 एसेंशियल्स लिखे, सुनिएगा। द डेथ ऑफ द वुमेन शुड बी कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अदरवाइज देन अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, पहला। दूसरा, सच डेथ शुड बी अकर्ड विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। तीसरा, शी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। और चौथा, सच क्रूएलिटी और हैरेसमेंट शुड बी इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये जो चौथा एसेंशियल है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसको पढ़ा जाता है सेक्शन नंबर 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 113 बी हुआ करता था, जिसमें वो जो शैल प्रिजम्पशन वाली बात मैंने आपको बताई कि बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स हो जाएगा एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड और द रिलेटिव हैव कॉज्ड द डाउरी डेथ इफ दीज एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड। तो वो बात 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या 113 बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में कही गई है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये सून बिफोर द डेथ जो है ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। सून बिफोर द डेथ कुछ भी हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। लॉ कहता है कि जब आप सून बिफोर द डेथ को चेक करते हो तो आप एक कनेक्शन देखो कि क्या उसी हैरेसमेंट और क्रूएलिटी की वजह से डेथ कॉज हुई है, या वो इतनी, मतलब एक नेक्सस है क्या दोनों के बीच में। अगर नेक्सस स्टैब्लिश हो जाता है तो हम उसको सून बिफोर द डेथ मानते हैं, सून बिफोर हर डेथ मानते हैं। जैसे
harassment shown to have taken place 8 months before the suicide was held, not coming within the scope of soon before. तो वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, केसेस टू केसेस पे। तो इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है कि सून बिफोर का मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, एक दिन या 2 दिन होता है। एक केस और याद रखिएगा, नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ये समझाया था सारे एसेंशियल्स को एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एक भी एसेंशियल नहीं है तो आप इस सेक्शन के अंदर नहीं लायबल होंगे। और राम बदन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, लॉ लेइंग डाउन केस लॉ है कि 304B का केस लॉ है, राम बदन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। माया देवी वर्सेस स्टेट, हाँ वो भी लिख सकते हो। देखो केसेस का एंड नहीं है, मैं आपको 2-4 केसेस जो पॉपुलर केसेस है या जो मींस ज्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो लिखवाता हूं। केसेस का एंड नहीं है, केसेस बहुत सारे, और प्रैक्टिकली मुझे भी सारे केसेस नहीं याद है। हर टॉपिक पे 2-3 केसेस आप याद कर सकते हो, उतना ही आप कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। उसके बाद एंड नहीं है, हर साल हर महीने अलग अलग केस भी आते जाते हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है। बट जो लैंडमार्क केस है वो मैं आपको लिखवा सकता हूं। लैंडमार्क का मतलब जो इनिशियल थे या जिन्होंने, जैसे शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कुछ भी अलग नहीं किया, इन्होंने 4 एसेंशियल्स को समझाया, और जो बात मैं कह रहा हूं कि क्रुएलिटी और हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी होना चाहिए, उस बात को इन्होंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद सारे केसेस में वही बात समझाई गई। राम बदन शर्मा ये भी इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 3 केसेस आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे और प्रीलिम्स और मेंस में भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउरी डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पनिशमेंट देख लीजिएगा, नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब 81, अब देखो छोटे छोटे हैं कुछ बट पढ़ने जरूरी है। जो बड़े होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, उनको उस तरह से मैं पढ़ाता हूं, बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप नॉर्मली भी ले सकते हो। जैसे सेक्शन 81 ये कहता है कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मैन बाय डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ अ लॉफुल मैरिज। एवरी मैन हु बाय डिसीट, जो धोखा करके, कॉजेज एनी वुमेन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड, जो उसके साथ लॉफुली मैरिड नहीं है, टू बिलीव दैट, तो ऐसा उसको बिलीव कराते हैं, शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहेबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो कोहेबिट का मतलब होता है एक ही छत के नीचे रहना, ठीक है, और एक तरह से मैरिटल ऑब्लिगेशंस की तरीके से रहना विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तभी यहां कोहेबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों शब्दों का प्रयोग है। विद हिम इन दैट बिलीफ शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, तो डिसीटफुल मींस कुछ, ये सब अब बहुत कम ऑफेंस बनते हैं। इनिशियल टाइम पे कोई किसी को बोल देता था और ये समझा देता था कि एक्चुअली हम लोग का वो बाबा जी ने बोला है कि हमारी पिछले जन्म में शादी हो चुकी है और हम दोनों का बहुत पहले क्या नाम है संबंध बन चुका है, हम पिछले जन्म के साथी हैं, ऐसा कुछ पट्टी पढ़ा के फिर, तो वो सारे केसेस आते थे, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, सेक्शन नंबर याद रख लेना, उतना काम हो जाएगा आपका। 82 ये इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है बाइगेमी की। 82 काय की बात करता है? बाइगेमी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइगेमी, ओके ठीक है, आ जाइए। अब बाइगेमी की ऑफेंस को एक बार देखते हैं कि बाइगेमी का ऑफेंस क्या है। अब बाइगेमी का ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 82, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इस पे भी आपके सवाल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी में आते हैं। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल है, इसको समझाता हूं कैसे। हुएवर मतलब वाइफ पे भी लग सकता है, हस्बैंड पे भी लग सकता है। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, मतलब आपका हस्बैंड वाइफ लिविंग है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड by reason of it taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment, either description 7 years, and shall also be liable to fine. This subsection does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court competent jurisdiction, nor to any person who contracts the marriage during the life of a former husband
if at the time of subsequent marriage shall have been continuously absent for the space of 7 years and shall not have been heard by the person alive within the time. ठीक है, और clause inform the person, ये तो चलो ठीक है, ये अभी clause 2 पे आते हैं. देखो ये बाइगेमी का ऑफेंस क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना. जनरल प्रोविजन तो आपको समझ में आता है कि अ पर्सन कमिट्स बाइगेमी इफ दैट पर्सन हैविंग अ हस्बैंड और अ वाइफ लिविंग मैरीज in any case in which such marriage is void by reason of taking place during the life. मतलब एक एग्जिस्टिंग मैरिज है और हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी भी ने भी एक दूसरी मैरिज करी, और अगर आपने दूसरी मैरिज करी तो दूसरी मैरिज वॉइड है. क्यों? क्योंकि लॉ के अनुसार अगर एक शादी हो रखी है तो दूसरी शादी करना वॉइड है. इस ग्राउंड पे अगर आपकी मैरिज वॉइड है तो आप बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट हो सकते हो. इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं. बेसिकली पर्सनल लॉस का इसमें खेल आता है, इस वजह से ये भाषा इस तरह से लिखी हुई है. जैसे आप देखते हो कि अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करते हो तो वहां पे मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है. तो अब अगर कोई मुस्लिम मैन दूसरी शादी करता है तो उसको आप बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पर्सनल लॉ इस चीज को अलाउ करते हैं, पर्सनल लॉ अलाउ करते हैं. लेकिन जब आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हो या हिंदू लॉ को पढ़ते हो, फैमिली रिलेटेड लॉज को पढ़ते हो, तो वहां पे आपको एक ही मैरिज का नियम है. तो अगर आपने दूसरी मैरिज करी ड्यूरिंग द लिविंग ऑफ द स्पाउस तो आपकी सेकेंड मैरिज वॉइड है. क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट मैरिज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऐसी परिस्थिति में आप बाइगेमी के लिए लायबल होगे, ये बात यहां पे कहता है. अब आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान से समझनी है बाइगेमी के ऑफेंस में. बाइगेमी जनरली तो आप समझ गए कि भाई स्पाउस लिविंग है और आप ऑफेंस आप दूसरी शादी करते हो तो ऐसी परिस्थिति में बाइगेमी होगा. पहली चीज आप ये समझे. दूसरी चीज ये समझे कि अगर आपका पर्सनल लॉ आपको मल्टीपल मैरिजेस के लिए अलाउ करता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर बाइगेमी नहीं लगेगा. दिस इज पॉइंट नंबर 2. क्लियर? पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर 7 साल तक आपका स्पाउस नहीं मिलता है और जो भी लोग उसको जनरली उसके बारे में सुन सकते थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे, उनसे 7 साल तक आपको कोई भी सूचना नहीं मिलती है कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं जिंदा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी की गई मैरिज में आप बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं होंगे. आर वर्सेस टॉल्सन का केस अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में. अब यहां पे 2-3 चीजें जो है वो आपको समझनी. पहली चीज तो है कि बाइगेमी का ऑफेंस होने के लिए दोनों मैरिज लॉ के अनुसार वैलिड होनी चाहिए. मेरी बात समझना ध्यान से. मान लीजिए अगर किसी ने फर्स्ट मैरिज करी और उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड थी और उसकी मैरिज चल रही है, उसने सेकेंड मैरिज करी और मान लीजिए वो हिंदू धर्म में मैरिज कर रहा है, लेकिन उसने जो हिंदू लॉ के अंदर एसेंशियल रिलीजियस सेरेमनीज हैं उनको फॉलो नहीं किया, या लॉ किसी भी तरीके से अगर सेकेंड मैरिज को इन रिचुअल्स या बाकी रिक्वायरमेंट पे वैलिड नहीं मानता है, तो आप बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते. मेरा कहने का मतलब है कि जब आप हिंदू लॉ पढ़ते हो तो आप सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट पढ़ते हो, सब आप बात करते हो, सतपदी की बात करते हो, बाकी सारे रस्मों की बात करते हो. तो लॉ कहता है कि आप बाइगेमी के लिए तभी प्रोसिक्यूट हो सकते हो जब आपकी दोनों शादियों में आपने अपने हिसाब से सारी चीजों को फॉलो किया और एक वैलिड मैरिज क्रिएट की हो. अगर आपने वॉइड ही मैरिज करी या कोर्ट ने आपकी मैरिज को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो बाइगेमी कैसे होगा? ठीक है, तो बाइगेमी नहीं हो पाएगा. ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो याद रखना है. ठीक है, तो अगर कोई भी एक मैरिज जो वॉइड है तो ऐसी परिस्थिति में आप बाइगेमी के लिए लायबल नहीं हो सकते. ठीक है. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मतलब कोर्ट वगैरह की परमिशन, जैसे क्या होता है जनरली, जैसे डिवोर्स का केस चल रहा है तो अभी डिवोर्स अगर फाइनल नहीं हुआ है तब तक आप जो है क्या नाम है मैरिज नहीं कर सकते. एक केस था उसमें ऐसा ही हुआ, संतोष वर्सेस सुरजीत नाम का केस था. उसने क्या किया, उसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने एक्स पार्टी डिग्री ले ली कोर्ट से डिवोर्स की, और एक्स पार्टी डिग्री ले ली और अभी डिग्री का अपील का टाइम बचा हुआ था, डिग्री का अपील का टाइम बचा हुआ था और उसने जाके दूसरी शादी कर ली. जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी जो पहली वाइफ थी उसने अपील फाइल करी और अपील में ये जो एक्स पार्टी डिग्री थी इसको ओवरटर्न कर दिया गया और उसका डिवोर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद उसको बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट कर दिया गया. तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कई बार इस तरह की चीजें आती हैं जहां पे अगर प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो लॉ कहता है कि ये पूरी खत्म हो जाए,
अपील वगैरह का समय खत्म हो जाए उसके बाद सेकेंड मैरिज करना वैलिड है। और सर अगर रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, देखो रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन के अलावा भी देखो, रजिस्ट्रेशन अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किया है तो आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है। लेकिन अगर आप हिंदू लॉ के हिसाब से कर रहे हो तो पहले आपको सतपदी और बाकी चीजों को फॉलो करना है, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। तो रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ, बट यस उसको आप मदद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा क्लास मेरी क्लास चल रही है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है, और इस सवाल को आप समझिएगा, प्रिया बाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष के केस में था, और बहुत ही शानदार सवाल है, और इस सवाल को आप समझिएगा और घर जाके सोचिएगा इसके बारे में। लॉ कहता है कि एक मुस्लिम मैन जो है उसके पास मल्टीपल मैरिजेस करने का राइट है, ठीक है, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर वो दूसरी मैरिज करता है तो वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि एक मुस्लिम विमेन अगर है उसके पास पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीपल मैरिजेस करने का राइट नहीं है, तो अगर वो दूसरी मैरिज करती है तो वो बाइगेमी में प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा सोचना जाके इस बारे में, इसको रिवाइंड करके देखना और इसको सोचना, ठीक है। तो ये 2-3 केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं बाइगेमी में। अब बाइगेमी में एक क्लॉज 2 भी है जो आपको ध्यान रखना है। क्या कहता है क्लॉज 2? हुएवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, आप सबसेक्शन 1 के अंदर ऑफेंस करते हो, हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विद हुम द सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। ये इस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप एक दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं एंड यू हैव नॉट टोल्ड हिम अबाउट द प्रीवियस मैरिज, आपकी जो पुरानी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में अगर आपने जो सेकेंड मैरिज जिसके साथ आप करने जा रहे हो उसको अगर आपने अपनी पिछली मैरिज के बारे में नहीं बताया है तो आपको एडिशनल सजा है। देखो बाइगेमी ऑफेंस तो है ही है, लेकिन अगर आपने अपने सेकेंड स्पाउस को अपने फर्स्ट स्पाउस के बारे में नहीं बताया है तो ऐसे में आपको हायर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, यहां पे 10 इयर्स है, यहां पे 7 साल है। ठीक है, समझ में आ गया? 83 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉक मैरिज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? 83 बेसिकली बात करता है मॉक मैरिजेस के बारे में। मॉक मैरिज का क्या मतलब होता है? कभी कदार प्रॉपर्टी के लिए या किसी और इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए झूठी शादी कर ली जाती है, जैसे प्रॉपर्टी लेने के लिए या किसी और डिस्प्यूट्स वगैरह के लिए आप क्या करते हो कि एक झूठी शादी कर ली जाती है, उसको अपन मॉक मैरिज कहते हैं। ठीक है, 83 में whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremonies of being married knowing that he is not thereby lawfully married, तो उसको अपन वो कहते हैं। ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 84 एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, इलोपिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलोपिंग कहते हैं जनरली कि किसी भी मैरिड वुमेन को क्रिमिनल इलोपमेंट। सर धर्मेंद्र जी ने भी मुस्लिम बन के देखो सेकेंड वैलिड, देखो प्रज्ञा जी पहले की बात अलग थी, पहले हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारे लोगों का पहले डिफरेंट पर्सनल लॉज भी एग्जिस्ट करते थे, तो वो अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी उन सबको छोड़ो और बाकी वो थे भी जो भी, तो उसको आप देखना। ठीक है, 84 एंटाइसिंग और टेकिंग अवे डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। देखो एडल्टरी तो ऑफेंस हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये एक पार्ट है 84 जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, दैट टॉक्स अबाउट एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। तो इसको आप अभी देख लो, whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other person with the intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent of any such person shall be punished। तो ये अलग है, किडनैपिंग वगैरह में भी जा सकते हो, बट यहां पे भी क्रिमिनल इलोपमेंट है 84 में, हल्का सा याद रख लो। अब 85 और 86 आपके डील करते हैं किडनैपिंग से, सॉरी क्रूएलिटी से। ठीक है, तो 85 आपको बोलता है
कि क्रूएलिटी किस तरीके से ऑफेंस है, और 86 आपको समझाता है कि क्रूएलिटी क्या होगी। एक बार पढ़िए फटाफट से, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं पानी पी के। ठीक है, समझ गए यहां तक? ओके, अब देखिए क्रूएलिटी में दो सेक्शंस हैं, 85 और 86। 85 क्रूएलिटी को समझाता नहीं है, क्रूएलिटी को ऑफेंस बनाता है, और 86 जो है वो क्रूएलिटी को समझाता है। 85 कहता है whoever being the husband or relative of a husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable for fine। देखो क्रूएलिटी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे अभी अपन ने देखा डाउरी डेथ में 7 साल की बात होती है, ठीक है, या हम आगे भी देखेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करेंगे, या क्रूएलिटी की इन जनरल भी हम बात करें, 498 एज हुआ करता था, तो यहां पे कोई टाइम लिमिट की बात नहीं है कि शादी के कितने साल में, या ये कभी भी हो सकती है। 86 समझाता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 85, क्रूएलिटी मींस, क्रूएलिटी का क्या मतलब होता है, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज सच अ नेचर likely to derive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of woman, or harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or in account of failure by her or any person related to her to meet such demands। ये आपकी हो गई पूरी पूरी डेफिनेशन जो हो गई वो क्रूएलिटी की हो गई। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी हो गई क्रूएलिटी की। अब क्रूएलिटी की डेफिनेशन, पहली चीज तो जो है आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको ऊपर नीचे करके करेंगे। ठीक है, अब क्रूएलिटी के लिए बहुत सारे केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्रूएलिटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है जजमेंट्स के थ्रू। देखो क्रूएलिटी एक्ट में जितना डिफाइंड है उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिन्होंने इसको बहुत तरीके से समझाया। ठीक है, जैसे पहला केस लिखिए गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसने मेंटल क्रूएलिटी के बारे में बात करी। तो क्रूएलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है जब आपको इंजरी कॉज हो, लेकिन मेंटल तरीके से किसी को टॉर्चर करना भी क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आता है। गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, जैसे एक केस था जिसमें यह कहा गया कि किसी के खिलाफ वेक्सेशियस लिटिगेशन फाइल करना, यह भी क्रूएलिटी के अंदर आ सकता है। एक केस था जिसमें कहा गया कमिंग होम लेट एवरी नाइट, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कंबाइंड विद बीटिंग ऑफ द वाइफ एंड कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग डाउरी अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। ठीक है, तो क्रूएलिटी के बहुत सारे केसेस थे जिन्होंने क्रूएलिटी को डिफाइन किया। बट टू स्टार्ट विद आप लिख लीजिए गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए इंदर राज वर्सेस सुनीता का केस। इंदर राज वर्सेस सुनीता, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, दास्ताने या दस्ताने वर्सेस दस्ताने, हाँ ठीक है, इंदर राज वर्सेस सुनीता। अब इसमें क्या था कि द हस्बैंड कॉन्टिन्यूअसली हेल्ड आउट थ्रेट्स ऑफ टेकिंग अवे द सन एंड हैरेसिंग द वाइफ टू मीट हिज डाउरी डिमांड, कि हम अपने बच्चे को ले जाएंगे और लड़के को ले जाएंगे कहीं और छुपा देंगे, तुमसे दूर कर देंगे। इसको भी क्रूएलिटी माना गया। ठीक है, ये केस आप याद रखिएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बल्लप्पा, इसमें कहा गया द कंडक्ट ऑफ हस्बैंड नॉट एक्सेप्टिंग अ बेबी गर्ल बॉर्न टू द कपल वुड अमाउंट टू क्रूएलिटी। अगर कोई लड़की हुई है और फादर जो है, जो हस्बैंड है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या उस महिला को उस बेबी गर्ल होने की वजह से किसी भी तरीके का उत्पीड़न कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो क्रूएलिटी। Allegations by wife affecting career and reputation of the husband amounts to mental cruelty। दूसरी साइड का एक केस लिखिए
नरेंद्र वर्सेस के मीणा, एक केस लिखिए नरेंद्र वर्सेस के मीणा। इसमें कहा गया था फोर्सिंग हस्बैंड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये केस भी आपसे पूछा जा सकता है, नरेंद्र वर्सेस के मीणा, फोर्सिंग हस्बैंड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन, इसको भी क्रूएलिटी माना गया था। और उसका वाइस वर्सा भी है कि कंपेलिंग अ वुमन टू लिव इन हर पैटर्नल होम अमाउंट्स टू क्रूएलिटी, ये भी है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखना है। बट इसके साथ में और भी कुछ केसेस हैं जो बेसिकली क्या है कि अब ये जो क्रूएलिटी का प्रोविजन है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। चार दीवारी के अंदर क्या होता है इसको एविडेंस की मदद से प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड टाइम एंड अगेन देयर हैव बीन केसेस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो कि फेक केसेस भी इसके सेंस में कुछ ना कुछ आते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लैंडमार्क केस है, और सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो केसेस हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन, और राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन तीन केसेस के अंदर आप पॉज करके नाम लिख लीजिएगा। इन तीन केसेस के, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीन केसेस हैं जिन्होंने ब्रॉड गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं कि अगर क्रूएलिटी यानी 498A के केसेस होते हैं तो उसमें इमीडिएट अरेस्टिंग ना हो, और क्या सेफगार्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रूएलिटी। तो ये बात यहां से आपको समझनी है और इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद एक 87 आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर टू मैरिज, जो जैसे पकड़ के किडनैप करके शादी करना, ठीक है, वो जैसे कई जगहों पे गांव में अभी भी होता होगा, क्या पकड़ा विवाह ऐसा करके कुछ बोलते हैं, जिसमें ले जाते हैं किडनैप करके और उसके बाद शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों के सामने आते हैं, कहते हैं अब एक्सेप्ट कर लीजिए, वो उसके लिए सजा दी गई है। Whoever kidnaps or abducts any woman with the intent that she may be compelled or knowing it likely that she will be compelled to marry any person against her will or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse etc, तो उसकी सजा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक का जो क्लॉज था वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था।